2 में हमें दिया हुआ है यदि गुरुत्वाकर्षण को अचर माना जाए, गुरुत्वाकर्षण जो है उसको कांस्टेंट लिया जाए, तो पृथ्वी तल से v वेग से फेंका हुआ कोई कण, यहां पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से अगर v वेग से कोई कण फेंकते हैं, g को कांस्टेंट लेके चलते हैं, अगर g को कांस्टेंट लेंगे तो इसके द्वारा जो हाइट गेन करता है वो हमारे पास स्मॉल h दिया हुआ है। कि हमारे पास जो h ऊंचाई तक पहुंचता है अगर g को कांस्टेंट लेके चले। और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए, यानी जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण जो है वो बढ़ता जाए या कम होता जाए, उसके अनुसार अगर हम चेक करें तो इसकी हाइट जो है वो कैपिटल H हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो 1/h माइनस 1/H बराबर 1/r। ये हमें प्रूव करना है कि 1/h माइनस 1/H इज इक्वल टू 1/r के इक्वल होगा। सबसे पहले जो पहली कंडीशन दी है, अगर हम g को कांस्टेंट लेके चलते हैं, g चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू h हाइट है, इसमें स्मॉल h दी हुई है उसने। इसके अकॉर्डिंग जब प्रारंभ में u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू v मान के चलते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बनेगा, जिससे प्रारंभ में जो वेग आएगा वो √2gh होगा। जब हम g को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि g में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर g में चेंज है तो हमें पता है धरातल के ऊपर कोई भी कण जो गति करता है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम यानी इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्स। यहां पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसके अनुसार d2x/dt² जो होगा वो बराबर होगा माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के। माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन बनेगी, देखो माइनस जी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी होता है, बराबर में माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसको सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी जी आर स्क्वायर, और ये वैल्यू इसमें पुट करें तो d2x/dt² की वैल्यू बन जाएगी आपके पास माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल। हमें वेग दिया हुआ है, अगर वेग दिया हुआ है तो इसको v dv अपॉन dx लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। और इसको सॉल्व करें तो v dv इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो भाई, ये कह रहा है कि v वेग से फेंकने पर इसका जो हमारे पास हाइट है वो कैपिटल H हो रही है। अगर v वेग से फेंकने पर कैपिटल H हाइट हो रही है तो एक तो हमारे पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके फिर सॉल्व करें, और दूसरा मेथड है कि हमने प्रारंभ में वेग निकाला उसका √2gh, वेग √2gh से फेंकने पर वो विरामावस्था में जब पहुंचेगा तो उस स्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी r से लेकर r प्लस h हो जाएगी, क्योंकि धरातल पर पृथ्वी की त्रिज्या r मानी जाती है। उस r से लेकर जब ऊपर की ओर h हाइट पर पहुंच रहा है तो उसकी जो हाइट होगी वो टोटल r प्लस h हो जाएगी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमें बाद में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, और इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे तो इंटीग्रेशन से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 √2gh से 0 बराबर माइनस जी आर स्क्वायर 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x r से r प्लस h। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस का 2gh पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, gh बचेगा इक्वल्स टू माइनस का जी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच पुट करेंगे 1/r प्लस एच प्लस 1/r आ जाएगा। g से ये g कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, h इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू
आर इंटू आर प्लस एच, एलसीएम ले लें, माइनस का आर प्लस का आर प्लस एच बन जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एच ये आर से भी आर कैंसिल, आर एच अपॉन आर प्लस कैपिटल एच चाहिए, हमने कैपिटल एच रखा था इसमें, आर प्लस कैपिटल एच, ये भी कैपिटल एच है हमारे पास, रेसिप्रोकल ले लें, 1 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर एच, अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एच प्लस 1 अपॉन कैपिटल आर, जिसको हम 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, जो हमें प्रूफ करना था। तीसरे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर सेकंड बी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, उसमें हमें तीसरा एग्जाम्पल, एक कण पृथ्वी से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वह अनंत दूरी तक पहुंच सके, यानी v कुछ इस प्रकार से है उसका कि जो x है वो अनंत हो रहा है, अनंत तक पहुंच सकता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या a है, यानी रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो हमारे पास स्मॉल a है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई h पर निम्न समय में पहुंचेगा। हमें h ऊंचाई पर पहुंचने का समय ज्ञात करना है, h ऊंचाई पर कितने समय में पहुंचेगा। अब धरातल के ऊपर की ओर है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, वही कंडीशन यहाँ पे उपयोग में लेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के, इसमें अगर माइनस जी लेके चलें तो ये माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल आएगी, जिससे म्यू की वैल्यू जी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, v dv इक्वल्स टू माइनस जी ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में हमारे पास प्रारंभ में जो वेग है वो अगर हम v मान के चलते हैं और हाइट जो बनती है हमारे पास उसमें वेग जो अंतिम वेग बनेगा वो 0 मान के चलें। पहले बाद में समाकलन करने के बाद हम पुट करेंगे, इसमें समाकलन के बाद में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमें समय निकालना है, समय डायरेक्ट इससे निकलेगा नहीं, इससे कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। v निकाल के फिर v को dx बाई dt लिखते हुए फिर समाकलन कर सकते हैं, t की वैल्यू आएगी। इसका समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस जी ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, या v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है, वेग v के इक्वल है और x की वैल्यू 0 है, सॉरी वेग, क्योंकि जब x इनफाइनाइट अनंत तक पहुंचता है, अनंत तक पहुंचता है तो वहां पे जाके वेग 0 हो जाएगा। अगर वेग 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। इससे v स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा 2g ए स्क्वायर अपॉन एक्स, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 2g ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स। v की वैल्यू पुट करो और v को हम लिख सकते हैं, एक माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस माइनस में ऊपर की ओर जा रहा है कण, ऊपर की ओर जा रहा है तो x का मान बढ़ता जा रहा है, x का मान बढ़ेगा तो वेग प्लस में लिखा जाएगा। अब इसको dx बाई dt इक्वल्स टू अंडर रूट 2g a अपॉन अंडर रूट एक्स, या अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2g a dt। प्रारंभ में 0 से t तक, यहाँ पे a से a प्लस h हाइट तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। इसको समाकलित करेंगे, कैपिटल T आ जाएगा, इसमें 1 बटे अंडर रूट 2g a कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट एक्स का समाकलन, अगर अंडर रूट एक्स का समाकलन करते हैं तो x की पावर 3/2 2/3 आ जाएगा, a से a प्लस h, इसमें 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2g a प्लस h की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2,
इतनी हाइट हमारे पास h पहुंचने में लगा समय होगा। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व और किया जा सकता है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करेंगे तो a कॉमन लेके और सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज इतना भी आंसर सही है। प्रूफ करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। a की पावर 3/2 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 अंडर रूट ऑफ 2ga a की पावर 3/2 1 प्लस h अपॉन a की पावर 3/2 माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 से ये कैंसिल, तो अंडर रूट 2a अपॉन 3 अंडर रूट g इंटू 1 प्लस h अपॉन a की पावर 3/2 माइनस 1 आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास चौथा, कोई कण अनंत से अनंत दूरी से विरामावस्था से पृथ्वी तल पर गिरता है, तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। हमें कोई भी कण है x बराबर अनंत और v बराबर 0 से पृथ्वी तल की ओर आ रहा है। अब पृथ्वी तल की ओर आ रहा है तो पृथ्वी तल तथा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। यानी एक तो धरातल पर जब पहुंचेगा उस वक्त उसका वेग क्या होगा, और एक पृथ्वी तल से केंद्र पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा, वो दोनों ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर कण के वेग अलग अलग होते हैं, जो गति की समीकरण है वो अलग अलग होती है। सबसे हम धरातल के ऊपर लेके चलते हैं। धरातल के ऊपर व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, और व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार जो हमारे पास समीकरण होती है वो d2x/dt² बराबर होती है माइनस म्यू अपॉन x² के। इसमें अगर हम मान लें पृथ्वी की त्रिज्या r है तो उस स्थिति में म्यू का मान g इंटू r आ जाएगा, r²। सॉल्व करने पर ये समीकरण बन जाएगी d2x/dt² इक्वल्स टू माइनस gr² अपॉन x²। इसको v dv अपॉन dx लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस gr² अपॉन x²। समाकलन करेंगे v dv इज इक्वल टू माइनस gr² dx अपॉन x²। प्रारंभ में जब कण का वेग 0 था, विरामावस्था से शुरू हुआ था और वेग v पर पहुंच जाता है मान के चलते हैं, तो उस स्थिति में कण के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो अनंत से r तक आ जाएगी, क्योंकि r इसकी रेडियस है। पृथ्वी के धरातल पर हम बात कर रहे हैं तो धरातल पर पहुंचते पहुंचते उसकी जो केंद्र से दूरी होगी वो r रह जाएगी, यानी r दूरी तक पहुंचेगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा v²/2 बराबर माइनस gr² इंटू 1 अपॉन माइनस का x अनंत से लेकर r तक, जिसको माइनस g अपॉन r² इंटू माइनस 1 अपॉन r प्लस 0। सॉल्व करेंगे, प्लस का gr आ जाएगा, अर्थात वेग जो है वो अंडर रूट 2gr होगा जब कण जो है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगा। उसके बाद में केंद्र तक पहुंचने के लिए जब केंद्र तक पहुंचेगा तो हमारे पास धरातल जो है उस धरातल में परिवर्तन, यानी धरातल के अंदर जाएगा वो, और धरातल के अंदर अगर कोई भी कण जाता है, कोई सुरंग बनी हुई है, तो हमेशा जो नियम है वो बदल जाता है। हमारे पास व्युत्क्रम वर्ग का नियम न लगकर अब जो धरातल के अंदर बात करेंगे तो d2x/dt² बराबर माइनस लैम्डा अपॉन x व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, हमारे पास समानुपाती नियम का पालन करता है, लैम्डा इंटू x के बराबर आता है। इसमें भी हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो माइनस g बराबर माइनस लैम्डा इंटू r, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू g अपॉन r आएगी। ये वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस g अपॉन r इंटू x। ठीक है, धरातल के अंदर की बात कर रहे हैं अब धरातल के अंदर की बात करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर v dv इज इक्वल टू माइनस g अपॉन r इंटू x dx लिखा जाएगा। समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जब धरातल पर कण पहुंचा था तो उसका वेग अंडर रूट 2gr था, और हमें निकालना है कि केंद्र पर जब पहुंचेगा उसका वेग कितना होगा।
मान लेते हैं वो कैपिटल वी है, तो यहां पे समाकलन करना पड़ेगा √2GR से लेकर कैपिटल वी तक। यहां x dx का समाकलन होगा, r पर था हमारे पास √2GR वेग जो था, और जब केंद्र पर पहुंचेगा तो उसकी जो तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी रह जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र पर x का मान 0 हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा v²/2 √2GR से लेकर कैपिटल V तक -G/R इंटू x²/2 R से 0 तक। 2 से ये 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो v² माइनस 2GR इक्वल्स टू -G/R इंटू 0 माइनस R²। एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा, 2GR माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये -GR बचेगा जो +GR बन जाएगा, 3GR बन जाएगा। V की वैल्यू आ जाएगी √3GR, अर्थात जब कण केंद्र पर पहुंचेगा तो उसका वेग √3GR होगा। पृथ्वी धरातल पर हमारे पास √2GR होगा। अनंत से जहां विरामावस्था से कण जो है वो गति करना प्रारंभ किया था। उदाहरण नंबर 5 हमें दिया हुआ है, यदि पृथ्वी के तल पर स्थित किन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाली एक सुरंग खोद दी जाए तो सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार करने के में किसी कण को केवल 42.5 मिनट लगेंगे। हमें ये एक पृथ्वी तल दिया हुआ है, इसके दो बिंदु, ये मान लिया A बिंदु है और ये B बिंदु है। इस AB के बीच में सुरंग खोद दी जाए और किसी कण को A से फेंका जाए तो वो B तक इसको पार करने में 42.5 मिनट लगेंगे। ये हमें सिद्ध करना है, समय ज्ञात करना है। धरातल के अंदर की गति है, और अगर धरातल के अंदर की गति है तो सीधा सा है कि व्युत्क्रम जो हमारे पास समानुपाती नियम है उसका पालन करेगा। d2x/dt² इक्वल्स टू -g, ये बन जाएगा -λ/x का पालन करेगा। और λ/x के अंदर जब x की वैल्यू r और d2x/dt² की वैल्यू -g लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा -g इज इक्वल टू -λ/r। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी g/r। इससे d2x/dt² इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का gx/r के इक्वल। हमें आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल यानी इसको A से इस B तक पहुंचने में लगा समय। अगर A से B तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करते हैं तो देखिए इसमें जो ये कण है ये केंद्र मान के चलते हैं C, O मान लेते हैं। इस O से परपेंडिकुलर ये C है, कण यहां पे पहुंचेगा तो इससे जो दूरी आएगी उस दूरी के समानुपाती नियम का पालन करेगा। यहां पे हमारे पास अगर हम इस केंद्र के अनुसार इसको लेके चलते हैं तो देखिए इसमें मध्य बिंदु जो होगा हमारे पास, ये केंद्र है O और ये हमारे पास मध्य बिंदु C। इस C के सापेक्ष अगर हम गति की बात करें तो ये बिंदु P होने पर हमेशा गुरुत्वीय आकर्षण जो बल लगेगा वो OP की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा। अगर OP की ओर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत रहता है तो इसका जो OP का घटक है, दो घटक बनेंगे, एक तो लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में और एक इस दिशा में बनेगा। अगर ये कोण थीटा मान के चलते हैं तो इसका जो घटक बनेगा वो OP cos थीटा के इक्वल आएगा। और इस OP cos थीटा के लिए त्वरण का यानी बल का घटक निकाल रहे हैं हम, म्यू इंटू OP cos थीटा। और OP cos थीटा में अगर ये वैल्यू x मान के चलते हैं तो ये जो वैल्यू बनेगी वो म्यू इंटू x के इक्वल आएगी। यानी ये जो गति है x जो है वो इस मध्य बिंदु से इस कण की दूरी को व्यक्त करेगा। अगर मध्य बिंदु से कण की दूरी को व्यक्त करता है तो ये सरल आवर्त गति को व्यक्त करेगा, SHM को व्यक्त करता है।
और अगर कण की गति SHM है तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू से दी जाती है। लेकिन हमें सिर्फ A से B तक पहुंचने का समय निकालना था। ये जो आवर्तकाल होता है वो 4 गुना होता है वापस A से B तक और B से वापस A तक आने का समय है। अगर A से A तक वापस आने का समय है तो A से B तक का समय निकालने के लिए A से B का समय वो आधा हो जाएगा हमारे पास पूर्ण आवर्तकाल का। पूर्ण आवर्तकाल यानी 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू का मान निकालें तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ G बटे R। ये म्यू का मान या लैम्डा का मान जो निकाला है G अपॉन R, उससे सॉल्व करें तो ये बनता है पाई अंडर रूट R अपॉन G। R की वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है अभी, पाई का मान 3.14, अंडर रूट R का मान 6400 और G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हमें इसको मिनट में चेंज करना है। अगर मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से गुणा और इसको फिर से 60 से गुणा, सेकंड स्क्वायर होता है, मिनट में चेंज कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास टाइम आएगा वो हमारे पास मिनट में होगा। उसने 42.5 मिनट सिद्ध करने को कहा है तो ये जो मान आएगा वो लगभग 42.5 मिनट आ जाएगा जो हमारे पास आंसर है।